हेलो एवरीवन। मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री सेवन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर। देखिए, जो हज़ारों सालों में बदलाव आए हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत एक दो मैप से होती है। पहला मैप ये रहा और दूसरा मैप ये रहा। इन दो मैप से इसकी शुरुआत होती है। देखिए, पहले वाले मैप में बताया गया है, जो फर्स्ट मैप है वो एक 1154 में बनाया गया था अरब जियोग्राफर अल इदरिसी के द्वारा। इनके द्वारा ये बनाया गया था। ये एक इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि पूरी दुनिया का एक हिस्सा है। लेकिन जो सेकंड मैप बनाया गया है वो 1720 में बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। देखिए, कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप बनाता है, अ पर्सन हु मेक मैप्स। देखिए, दोनों जो हैं दिखने में द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर सेम। देखिए, दोनों दिखने में थोड़े अलग हैं बट ये दोनों सेम मतलब सेम हैं। जो अल इदरिस जो मतलब पहला मैप बनाया है, साउथ साउथ इंडिया इज वन वी वुड एक्सपेक्टेड टू फाइंड नॉर्थ। मतलब जो साउथ है इंडिया का वो नॉर्थ में है और श्रीलंका जो है वो टॉप में है। मतलब थोड़ा सा मतलब जो साउथ का एरिया है वो नॉर्थ में बना दिया गया है और श्रीलंका को टॉप में दिखाया गया है, श्रीलंका आइलैंड को। और जो प्लेस हैं वो अरबिक में लिखे हुए हैं। और इसमें कन्नौज भी बताया गया है, जो कि यूपी में है। देखिए, जो फर्स्ट मैप है, फर्स्ट मैप जब बना था उसके 600 साल बाद ये सेकंड मैप बना था, और जिसका यूज़ यूरोपियन ट्रेडर और सेलर्स बिजनेस के लिए, मर्चेंट के लिए यूज़ किया करते थे। देखिए, दोनों ही मैप इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं कार्टोग्राफर, क्योंकि जब हिस्टोरियन जब किसी की रिसर्च करते हैं तो वो हर चीज़ देखते हैं, चाहे वो रीड डॉक्यूमेंट्स हो, मैप हो, टेक्स्ट हो। तो ये दोनों चीज़ें उनके एग्जिस्ट करती हैं, उनके पास्ट को दर्शाती हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी इन द कंटेक्स्ट इन विच ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस चेंज द टाइम। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और उसके साथ साथ लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है। देखिए, हिस्टोरियन ने रिकॉर्ड करा कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मतलब जो भाषा है वो लगातार चेंज हुई है। इसका एक एग्जांपल भी दिया है, जो मेडिवल जो मतलब मेडिवल पर्शियन है, जो वो थोड़ी सी अलग थी मॉडर्न पर्शियन से। वो थोड़ी सी अलग थी। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर वोकेबलरी। मतलब ग्रामर और वोकेबलरी तो अलग थी ही, साथ में उनके जो मायने थे, मतलब थे, वो भी अलग थे। देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए हिंदुस्तान, टुडे वी अंडरस्टैंड दैट्स इंडिया। मतलब आज हिंदुस्तान का मतलब होता है पूरा इंडिया, लेकिन एक पूरा नेशन। लेकिन 13th सेंचुरी में जो मिरा महराज ए सिराज है, अ, उसने पर्शियन में लिखा है कि जो हिंदुस्तान वर्ड जो उसने यूज़ करा था, वो यूज़ करा था पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, और जो ज़मीन है गंगा और यमुना के बीच, उसके लिए ये हिंदुस्तान शब्द यूज़ करा था। ही यूज़ द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस लैंड दैट्स वर पार्ट डोमिनेटेड टू दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब होता है, देखिए, जो एरिया जो पंजाब, हरियाणा और ये गंगा यमुना के बीच की ज़मीन थी, जो दिल्ली सल्तनत ने कब्ज़े करके रखी थी, उसको पॉलिटिकल सेंस में पॉलिटिकल सेंस के लिए यूज़ करा था कि इसको हिंदुस्तान कहा जाता है। एरिया इंक्लूड इन द टर्म शिफ्ट द एक्सटेंट सल्तनत बट द नेवर कुड इंक्लूड साउथ इंडिया। मतलब इसमें साउथ इंडिया का एरिया कवर नहीं था, बस उतना ही एरिया कवर था जहाँ तक दिल्ली सल्तनत की टेरिटरी कब्ज़े में थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जब मुगल्स आए, मुगल्स ने जब इसको यूज़ करा, मुगल्स ने इसको ऑल ओवर इंडिया को, ये इस पूरे इंडिया को, मतलब मुगल्स ने साउथ को भी लिया जब, तो उन्होंने इसको भी हिंदुस्तान में लिया जब बाबर ने अटैक करा था हिंदुस्तान पर। और इसके साथ साथ अमीर खुसरो, जो कि 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो एक पोएट था, उन्होंने भी इस वर्ड का यूज़ करा हिंद। वाइल द आइडिया ऑफ द जोग्राफिकल कल्चर नेशनल टर्म पॉलिटिकल।
आज देखिए जो पूरा हिंदुस्तान है वो मतलब वो पूरा एक एग्ज़िस्ट करता है। वो पूरा मतलब मीनिंग देता है। देखिए हिस्टोरियन को आज बड़ा केयरफुल होकर इसकी रिसर्च करनी रहती, क्योंकि जो टर्म्स जो डिफरेंट हैं वक्त वक्त के साथ काफ़ी चेंज होते हैं। इसमें से हिंदुस्तान के साथ एक और एग्जांपल दिया है फॉरेनर। देखिए इट इज़ यूज्ड टुडे मीन्स समवन हु इज़ नॉट इंडिया। देखिए फॉरेनर का आज जो मतलब यूज़ करते हैं हम, उसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन द मेडिवल पीरियड फॉरेनर एनी स्ट्रेंजर हु अपेरेंट, मतलब मेडिवल टाइम में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति जो अपनी गांव से संबंधित नहीं है उसको फॉरेनर कहते थे। जैसे कि हिंदी में एक वर्ड है परदेसी, और पर्शियन मतलब पर्शी में वर्ड है अजनबी। मतलब जो हमारे शहर का नहीं है हम उसे भी फॉरेनर कहते थे। लेकिन आज ऐसा है कि आज एक ही कुछ जो किसान हैं, कुछ व्यक्ति हैं, वो एक ही भले अलग-अलग हैं, अलग-अलग मोहल्ले में रहते हैं, अलग शहर रहते हैं, लेकिन वो फ़ॉरेनर नहीं कहलाते हैं, वो एक ही राज्य के कहलाते हैं, एक मतलब एक ही राज्य के हैं, कुछ एक ही मतलब एक ही देश के हैं। बट पहले क्या होता था कि जिसको अपन जानते नहीं हैं, वो उनके लिए फ़ॉरेनर होता था। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्स। अब देखिए जो हिस्टोरियन होते हैं उनके सोर्स क्या हैं जानने के लिए। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडीज एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए जो हिस्टोरियन होते हैं उनके डिफरेंट टाइप के सोर्स होते हैं पास्ट को जानने के लिए और उनकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देखिए लास्ट ईयर मतलब सिक्स क्लास में हमने देखा पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के हर्षवर्धन के बारे में। इस बुक में हम लगभग उसके हज़ार साल बाद का पीरियड पढ़ेंगे, मतलब 700 से लेके 1750 1750 तक का पीरियड इसमें देखेंगे। देखिए आप सभी इसमें नोटिस करेंगे कि जो हिस्टोरियन के सोर्स हैं, जो स्टडी मतलब पिछले पीरियड को जानने के लिए, वो अभी भी लगभग लगभग सेम है ऑलमोस्ट। अभी भी जो हिस्टोरियन है वो कॉइन्स पर, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर पर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड पर बेस्ड है। मतलब उन पे डिपेंड नहीं किया, मतलब अगर ये मिलेगा तो इनकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अभी भी मिल जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि अब द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड हैं, देखिए 700 से लेकर 1750 तक, इसके पहले टेक्सचुअल रिकॉर्ड इतने कम थे, लिमिटेड थे, बट अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम, देखिए अब जो पेपर है पहले की तुलना में और अभी की तुलना में बनाने की जो प्रक्रिया है ईजी हो गई और पेपर ईजिली अवेलेबल मिलने लगा। तो लोग बाग क्या करने लगे, उस टाइम के होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर, लेटर, टीचिंग सेंट्स, और अब इन सब के भी रिकॉर्ड्स सब लोग रखने लगे हैं। और वहीं मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्ट की जाने लगी, मतलब जो वेल्दी पीपल होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, रूलर होते हैं, मोनास्ट्रीज जहाँ पे मॉन्क लोग रहते हैं, मंदिरों में अब इनको कलेक्ट करके रखने लगा। अभी देखिए these manuscripts and documents provide lots of detailed information historian, but they are also difficult to use it। अब देखिए इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, बट उनको हिस्टोरियन के लिए काफ़ी मतलब ये डिफ़िकल्ट रहा इनको यूज़ करने के लिए। क्योंकि एक रीज़न है कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो उन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करने के लिए लिखित रूप में ही करना पड़ता था। मतलब मान लीजिए ये कोई मैन्यूस्क्रिप्ट ये लिखी हुई है, अब इसकी जैसे 10 कॉपी बनानी है, तो 10 कॉपी के लिए उनको लिखना ही पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। तो क्या होता था, उसमें गलतियाँ हो जाती थी। इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे यदि हम कभी स्कूल ना जा पाएँ, कभी मिस हो जाए, तो हम अपने दोस्त की कॉपी लेकर उसमें होमवर्क करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, फिर हमें ना उसमें एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हमारे दोस्त ने क्या लिखा है। तो उसके बाद उस हमारे दोस्त के लिखे हुए होमवर्क में, उसके उसके वर्क में और हमारे वर्क में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसी तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट में भी ऐसा हुआ है, इसमें भी कुछ डिफरेंस आए हैं। तो जो कॉपी कर देते एज एज स्क्रैप कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चेंजेस। और ये देखिए मतलब धीरे धीरे यही सब चलता रहा। और बाद में जो हिस्टोरियन होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इसकी जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है। अब अ, अब देखिए मान लीजिए ये कोई ओरिजिनल है, बट इसकी कॉपी ये है,
इसकी कॉपी ये है। अब हिस्टोरियन को ये वाली मिल गई, बट उनको एक अंदाज़ा ही लगाना पड़ता था कि उसमें एक्चुअल क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल तो मिली नहीं, उसकी कॉपी मिली है। तो हिस्टोरियन को उसके बेसिस पर एक अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा होगा। ऑन ओकेशनली ऑथर रिवाइज देयर क्रोनोलॉजिकल और द डिफरेंट टाइम। अब देखिए क्या होता था, कुछ ऑथर जो होते थे वो क्रोनोलॉजिकल मतलब कुछ ना अमेंडमेंट करते रहते थे, अगर कुछ गलती हो जाती थी तो सुधार भी करते रहते थे। एक एग्जांपल दिया है, 14th सेंचुरी का जो किंग था ज़ियाउद्दीन बरानी, उसने जो पहली जो अपने बारे में कुछ लिखा था वो 1356 मतलब 1356 में लिखा था। उसके 2 साल बाद उसने कुछ और लिखा था, मतलब उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखा था। बट प्रॉब्लम ये है कि पहली वाली कहीं पहली वाली मिलनी मतलब हिस्टोरियन को मिली नहीं, लॉस्ट इन द लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, मतलब अभी वो मिली नहीं। सेकंड के बेसिस पर ही बताया जा रहा है उसमें क्या क्या होगा। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखिए हज़ारों साल में 700 से लेकर 1750 तक ह्यूज चेंजेस आए हैं, मतलब कई सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ डेवलपमेंट मतलब बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। खेती बाड़ी को लेकर, लोगों के रहन सहन को लेकर, उनके जो कल्चर को लेकर कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो एक एग्जांपल भी दी है, जैसे पर्शियन। अब देखिए पर्शियन का जो खेती बाड़ी करने का तरीका था, व्हील व्हील इरिगेशन आया, और स्पाइनिंग व्हील वेयरिंग आया, फायरमैन को मतलब कई सारी चीज़ें आए। इसके साथ जो खेती बाड़ी है मतलब जो पहले अब जो फूड्स हैं वो भी सारी काफ़ी चेंज हुई कुछ कॉन्टिनेंट में, जैसे पटेटो आ गए, अब कॉर्न आ गए, चिल्स आ गए, टी आ गई, कॉफ़ी आ गई। और इनके साथ साथ that that all these information, new technology and crops come along with people who's bought other ideas as well। मतलब इनके तो आए हैं, मतलब ये पटेटो आए, कॉर्न आए, टीज आए, अब उनके थॉट्स भी आए, मतलब किसी का कोई व्यक्ति आएगा अपने विचार भी लाएगा, मतलब उसके थॉट्स हैं। अब इतने सारे चेंजेस आए हैं, तो इकोनॉमिकल चेंजेस भी हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए हैं, सोशल चेंजेस भी हुए हैं, कल्चरल चेंज भी हुए हैं, जिसके बारे में हम इसी बुक में मतलब इसी बुक में चैप्टर 5, 6, 7 में मतलब आगे पढ़ेंगे कि इकोनॉमिकल चेंजेस क्या क्या हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हैं, और कल्चरल चेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। देखिए ये यही वो टाइम था जब लोग ग्रुप बनाकर ट्रैवल करते थे लंबे लंबे डिस्टेंस पर, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, खेती बाड़ी या कुछ भी रीज़न को देखने के लिए। आज जैसे व्यक्ति जाता है कहीं जॉब वॉब के लिए जाता है, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए इंसान कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट जाता था। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमर्स वेल्थ पॉसिबिलिटी फॉर पीपल के फॉर्चून। देखिए अब इसमें ना एक ग्रुप के बारे में दिया गया है, राजपुत्र, जिसका बेसिकली मतलब होता है राजा का पुत्र। और इस लगभग 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक इसका काफ़ी यूज़ करा है लोगों ने। मतलब क्षत्रिय, बेसिकली क्षत्रिय कास्ट ने, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं, वरियर होते हैं, उनका काफ़ी इस वर्ड का यूज़ हुआ है। चाहे वो चिफिटेरियन हो, सोल्जर हो, हर हर प्रकार के व्यक्ति ने इस सरनेम का यूज़ करा है। Poets, मतलब मराठों ने भी यूज़ करा है, सिख ने भी यूज़ करा है, जाट है उनने भी यूज़ करा है, मतलब हर कैटेगरी के लोगों ने इस मतलब ये जो वर्ड है इस वर्ड का यूज़ करा है। थ्रू आउट द थ्रू आउट दिस पीरियड वॉज ग्रेजुअली क्लियर, मतलब इस टाइम पे क्या हुआ, धीरे धीरे अब जंगल भी कटने लगे और लोग बाग कुछ खेती बाड़ी की तरफ बढ़ने लगे हैं। मतलब कुछ लोग कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, मतलब जो जंगलों में रहकर अपना गुजारा करते थे, वो माइग्रेंट हो गए, मतलब वो वहाँ से छोड़ के चले गए। और वहीं कुछ लोग हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा, और जो नए चेंजेस बदलाव आ रहे हैं, जो नए तरीके आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करा, उन्हीं के साथ रहने लगे। रीजनल मार्केट एक्सेप्ट, चीफिटेरियन, प्रीस्ट, पुजारी, मंदिर बनने लगे, उसका पार्ट बने। जो न्यू सोसाइटी बनी है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, उसका पार्ट बने। टैक्स भी दिया, और एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल इमर्ज अमंग द पीजेंट। अब इतने चेंजेस आए कि कुछ लोग पीजेंट्स भी बने, कई सारे चेंजेस आए। अब देखिए इस चेंजेस में क्या हुआ कि किसी के पास ज़मीन आ गई, कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोग कैटल्स को पालने लगे। अब इसमें क्या हुआ, कुछ लोग अमीर बने, कुछ गरीब बने। तो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिर यहाँ से इन्वेंट हुआ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई जाति की।
जाति से सब कास्ट बनी, कास्ट से सब कास्ट बनी, और उनके बेसिस पे मतलब जिसके पास जितना पैसा है उसके बेसिस पे जाति का डिस्क्रिमिनेशन हो, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितना पैसा है, उस टाइम पे कौन कितना पावरफुल है, ये जाति फिर बनी। और जाति का जो रेगुलेशन है वो सेल्फ के द्वारा मतलब खुद के ही द्वारा किया जाता था, जो वहाँ का हेड होता था, जो सबसे बड़ा होता था, जैसे जाति पंचायत कहते हैं। बट जाति ऑल्सो रिक्वायर फॉलो देयर रूल्स इन विलेज। अब देखिए उनके भी अलग सिस्टम थे, अब वो उनको फॉलो करने पड़ते थे, मतलब जो जिस जाति का है उस जाति के किसी हेड ने कोई नया रूल बना दिया वो उसको फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेज वर गवर्न बाय चीफ इटेरियन, जैसे उनका सरपंच होता था, और टुगेदर दे वर ओनली वर सेम यूनिट। रीजन एंड एम्पायर, लार्ज स्टेट लाइक चोलास, देखिए चोलास के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में चैप्टर 3 में, मुगल्स के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और देखिए एक संस्कृत संस्कृत में प्रशस्ति दी गई है जो कि दी गई है दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में। बताया जाता है कि उनका उसका बहुत ही वास्ट एम्पायर था, जो बंगाल से लेके गज्जा गज्जा जो कि अफ़गानिस्तान में, वहाँ से लेके साउथ इंडिया जो कि द्राविड़ था, वहाँ तक फैला हुआ था। और साथ ही इसकी यहाँ आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ तक आर्मी फैली हुई थी इस दिल्ली सुल्तान की। देखिए हिस्टोरियन है वो लोग मतलब ये देखते हैं कि ये सब जो राजा लोग हैं ऐसा क्यों करते थे कि हर जगह पे वाई रूल कीप क्लेम टू हैव कंट्रोल ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब वो क्लेम करते थे कि यार ये वाला एरिया भी हमारा है, ये वाला एरिया भी हमारा है, ये वाला एरिया भी हमारा है, ये भी हमारा है। तो ऐसा क्यों करते थे कि वो लोग क्यों मतलब कई सारे एक ही रीज़न पे वो लोग इस बात पर करते थे कि ये हमारा रीज़न है। देखिए अब जो है लगभग लगभग 700 मतलब अलग अलग तरीके के जोग्राफिकल डायमेंशन बन गए हैं, वो भाषा के बेसिस पे बन गए हैं। मतलब यहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, तो इनका एक जोग्राफिकल एरिया अलग बन गया है। कुछ कल्चर के बेसिस पे बन गए हैं। तो ऐसे करते करते 700 रीजन बन गए हैं, जिसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। और ये बहुत सारी डायनेस्टीज़ हैं, जो चोलाज हैं, खिलजी हैं, तुगलक हैं, मुगल हैं, वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर पेन रीजन स्पेनिंग डाइवर्स, मतलब इन्होंने काफ़ी एम्पायर रीजन की करा, बट ये लोग भी कुछ टाइम के बाद चले गए मतलब कुछ टाइम के बाद ये लोग इनका एम्पायर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका। अब देखिए जो मुग़ल एम्पायर था वो लगभग 18th सेंचुरी में वो डिक्लाइन हो गया, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि कई सारे पैन रीजन अब इंडिपेंडेंट हो गए, और वो अपने एक अलग तरीके से उनका खुद का एक सिस्टम डेवलप्ड हुआ। मान लीजिए कि ये किसी स्टेट में यहाँ किसी व्यक्ति का कब्ज़ा है, अब वो अपने हिसाब से रूल करेगा। धीरे धीरे जब ये इंडिपेंडेंट हुए तो कई सारे नियम बने, कई सारे रूल्स बने, और मतलब इकोनॉमिक काफ़ी चेंजेस आए, लाइक कल्चरल काफ़ी चेंजेस आए, भाषा के बेसिस पे कई सारे चेंजेस आए हैं। लगभग इन 1000 सालों में कई सारे मतलब पैन रीजन मतलब अलग अलग रीजन्स में अलग अलग हिसाब से चेंजेस आए हैं। न्यू एंड ओल्ड रिलीजन, अब देखिए जो नए और पुराने धर्म में, मतलब कोई नया धर्म तो नहीं आया है, लेकिन जैसे पहले हम अभी देखा कि इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, कल्चरल चेंजेस आए हैं, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए, एग्रीकल्चर में चेंजेस आए। मतलब जो चेंजेस आए हैं 1700 से लेके 1700 सेंचुरी तक, इन 1000 साल में जो चेंजेस आए हैं, अब वो चेंजेस रिलीजस में भी आए हैं, कुछ थोड़े से मतलब चेंजेस आए पूजा पाठ में, लोगों के पूजा पाठ करने के तरीक़ों में भी चेंजेस आए हैं, उनके बिलीफ्स में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। देखिए और चेंजेस के साथ साथ इसमें हिंदू धर्म में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, कई सारे मंदिर बने हैं, पूजा पाठ के कुछ कुछ नए नए फॉर्म्स तरीके बने हैं। तो हर प्रकार से इसमें चेंजेस। अब देखिए जो संस्कृत जो भाषा है, जो लोग सीखते हैं, मतलब जो ब्राह्मण लोग सीखते हैं, उस मतलब बताया जाता है कि उस मतलब वो सीखने से उस टाइम पर काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी, और एक प्रेस्टिजियस पोस्ट का एक अनुभव होता था। One of the major development of this period, emerging of the idea of bhakti loving personal dietary that devotee could reach without aid of priest। अब देखिए जो मेजर डेवलपमेंट आए भक्ति में, आइडिया ऑफ भक्ति, जो कि विदाउट किसी पंडित या किसी पुजारी के द्वारा
वो चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जिसके बारे में डिटेल में बताया गया है। देखिए अब जो है एक न्यू रिलीजन आता है, देखिए 7th सेंचुरी में जब इंडिया में अरब ट्रेडर्स आए थे वो बिज़नेस करने के लिए, तो स्टार्टिंग में वो लोग धीरे धीरे वो लोग जो अरब ट्रेडर थे वो अपने अपने साथ कुरान लाए थे, वो अपने साथ इस्लाम धर्म भी लाए थे। तो इंडिया में हिंदुज़म के साथ भी ये मुस्लिम धर्म का भी स्टार्ट हुआ। देखिए जो अरब ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट आते थे तो बिज़नेस करने के लिए, तो अपने साथ इस्लाम धर्म भी लाए। और उसमें दो दो मतलब कम्युनिटी में उसको डिवाइड करा गया है, एक शिया और एक सुन्नी। देखिए शिया इसमें बताया गया है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ थे, वो जो सन इन लॉ को फॉलो करते थे उन्हें शिया माना गया है। तो इस तरह से इंडिया में इस्लाम धर्म भी आया। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब देखिए जो हिस्टोरियन लोग हैं वो मतलब समय जो बीत जाता है वो उसको सिर्फ घंटे या दिन या साल से कंपेयर नहीं करते हैं, या कोई कैलेंडर से कंपेयर नहीं करते हैं कि यार इतने साल हो गए उतने साल हो गए। हिस्टोरियन उसकी रिसर्च करते हैं, उसके वक्त को बताते हैं कि उसमें क्या क्या इकोनॉमिकल क्या क्या चेंजेस आए, सोशल क्या क्या चेंजेस आए, उसके टाइम ड्यूरेशन मतलब उस टाइम ड्यूरेशन में जो जो बदलाव आए हैं और अभी में जो बदलाव हैं, वो इस पर हिस्टोरियन रिसर्च करते हैं, ना कि इस पर कि ये 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी बात है। और देखिए जब 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज़ लोग इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। देखिए ये जो धर्म के बेसिस पर ये जो डिवाइड करा है, तो उनका मानना था कि पहले बेसिकली मेजर जो रूलर थे उनका मेन मोटो था रिलीजन को लेकर धर्म मतलब अपने रूल को इस्टेब्लिश किया जाता था। मतलब इकोनॉमिक सोशल कल्चर ये थोड़े सेकेंडरी रखे जाते थे। देखिए पिछले साल जो हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, मतलब लास्ट बुक में जो हिस्ट्री पढ़ी थी, वो थी एशियंट हिस्ट्री। अब जो पढ़ रहे हैं वो मतलब मेडिवल हिस्ट्री है। लास्ट बुक में देखा था हंटर शिकार कैसे करते हैं, अर्ली फार्मिंग कैसे होती थी, पीपल लोग बाग कैसे रहते थे उस टाइम पे, गांव कैसे डेवलप्ड हुए, टाउन कैसे डेवलप्ड हुए, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था। और ये जो बुक है इस बुक में मेडिवल हिस्ट्री मतलब उससे थोड़ा सा अपडेट, थोड़ा सा आगे की बात इसमें बताई गई है। ये लोगों के उनके रिलीजन में भी काफ़ी चेंजेस आए, हिंदू और मुस्लिम फॉरेस्ट में उनके लिविंग स्टैंडर्ड में उसमें काफ़ी चेंजेस आए। और इनका अराइविंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जो बाहर के विदेशी कंपनी आई हैं उनके बारे में भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इस बुक में बताया जो एशियंट से जो मेडिवल चेंजेस आए हैं उनको हमें कनेक्ट कर कर ही चलना है। मतलब जो एशियन हिस्ट्री में जो एशियन हिस्ट्री से जो मेडिवल हिस्ट्री जो चेंजेस आए हैं, जो हर प्रकार, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एग्रीकल्चर चेंजेस हो, उनके जो चेंजेस आए हैं वो धीरे धीरे जो हिस्टोरियन के लिए भी काफ़ी टफ था, और ये हमारे लिए भी, लेकिन ये इसको कनेक्ट करते हुए चलना है। देखिए ये चैप्टर अब ये कंप्लीट होता है। ऐसी ही चैप्टर की समरीज देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।